Hello everyone, this is Tej Bahadur Singh, and today we are here to discuss a topic that is related to interpretation of a statute, which is given in the syllabus of LLB Honors 8th semester. In interpretation of a statute, today we will discuss the point which is the General Causes Act 1897. It is provided in first unit. Okay, so today now we will discuss it. When we see the introduction portion, this is the act जो जनरल क्लॉसेस एक्ट है. अगर हम इसको देखें तो ये एक्ट इनैक्ट हुआ था 11 मार्च 1897 को, और इसके प्रीएम्बल में आप देखते हैं इसका पर्पस क्या था. अगर इसको देखें तो बेसिकली ये एक्ट 1897 में इनैक्ट हुआ था, 11 मार्च 1897 में, टू कंसोलिडेट एंड एक्सटेंड जनरल क्लॉसेस एक्ट 1868 एंड 1887. यानी कि ये जो जनरल क्लॉसेस एक्ट था 1897 11 मार्च को इनैक्ट किया गया था. किस लिए? टू कंसोलिडेट एंड एक्सटेंड द जनरल क्लॉसेस एक्ट 1868 एंड 1887. यानी कि इससे पहले दो जनरल क्लॉसेस एक्ट थे 1868 का और 1887 का, ठीक है, उनको कंसोलिडेट और एक्सटेंड करने के लिए इस एक्ट को इनैक्टेड किया गया था 11 मार्च 1897 को. General Clauses Act contains definitions of some words and also some general principles of interpretation. इसमें क्या मिलता है आपको? ये कुछ वर्ड्स की डेफिनेशन बताता है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के भी बताता है. यानी कि कुछ जब कोर्ट किसी वर्ड की इंटरप्रिटेशन करता है, किसी लॉ की इंटरप्रिटेशन करता है, तो उसके कुछ सिद्धांतों के बारे में ये चर्चा करता है. प्लस कुछ वर्ड्स जो जनरली किसी एक्ट में या तो दिए नहीं होते हैं, और अगर दिए हुए हैं तो उनका बार बार रिपीटिशन ना हो, इसलिए ये उन एक्ट्स में उन वर्ड्स को डिफ़ाइन करता है. ठीक है, मान लीजिए कोई एक्ट है जिसमें कोई वर्ड नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मतलब उस वर्ड को उस एक्ट के अंदर डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है, बट द थिंग इज़ वो वर्ड उस एक्ट में दिया हुआ है बार बार, ठीक है, या उस एक्ट में एक बार वो वर्ड दिया हुआ है. तो क्वेश्चन ये आएगा उस एक्ट के अकॉर्डिंग उस वर्ड की क्या मीनिंग होगी. ठीक है, तो जनरल क्लॉजेस एक्ट ऐसे वर्ड को डिफाइन करता है और ऐसा वर्ड उस एक्ट पे एप्लीकेबल माना जाता है. ठीक है, दिस एक्ट प्रोवाइड्स जनरल डेफिनेशन विच शैल एप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल एक्ट्स. तो ये जो जनरल क्लॉजेस एक्ट है, ये जिन वर्ड्स की डेफिनेशन देता है वो कहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं? सेंट्रल एक्ट्स पर और रेगुलेशंस पर. ठीक है, वेयर देयर इज़ नो डेफिनेशन इन दोज एक्ट्स और रेगुलेशन, जहाँ पर उस वर्ड की कोई डेफिनेशन जहाँ पर उस एक्ट में या रेगुलेशन में उस वर्ड की कोई डेफिनेशन नहीं होती, अनलेस देयर इज़ नथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट. मतलब कि मान लीजिए उस एक्ट में कुछ लिखा हुआ है और मान लीजिए एक वर्ड जिसको यहाँ डिफ़ाइन किया गया है जनरल क्लॉसेस एक्ट में, वो वर्ड उस एक्ट में भी लिखा हुआ है, तो हम और उस वर्ड को उस एक्ट में डिफ़ाइन नहीं किया गया है. ठीक है, तो हम जनरल क्लॉसेस एक्ट में वो वर्ड जिस तरीके से डिफ़ाइन है उसी वर्ड को वहाँ पर अप्लाई कर लेंगे. लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि जिस तरह से हम मीनिंग समझकर उस वर्ड की को अप्लाई कर रहे हैं, वो वर्ड उस एक्ट के ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए. मतलब कि मान लीजिए यहाँ कोई वर्ड डिफ़ाइन है, वो वर्ड हमने उसी तरीके से वहाँ पर अप्लाई किया, लेकिन वो मीनिंग उस एक्ट के हिसाब से सूट नहीं करती, सूटेबल नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्टिंग के स्टेज पे ले आती है उस लॉ को. तो ऐसी मीनिंग को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा. वैसे जनरली जो वर्ड यहाँ डिफ़ाइन है और मान लीजिए किसी एक्ट में डिफ़ाइन नहीं है, लेकिन उस वर्ड का मेंशन है, वो वर्ड डिफ़ाइन नहीं है लेकिन मेंशन है किसी एक्ट में, तो वहाँ पर जनरल क्लॉसेस एक्ट के अंडर उस वर्ड की जो डेफिनेशन दी हुई है वही जो है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा. उसके बाद द जनरल क्लॉसेस एक्ट हैज़ बीन इनैक्टेड टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड्स. और इसे किस वजह से इसमें डेफिनेशन दी जाती है वर्ड्स की, ताकि जो सेम वर्ड्स, मान लीजिए एक वर्ड दिया हुआ है उसी को बार बार उसको रिपीट ना करना पड़े, ठीक है, या उसकी डेफिनेशन को रिपीट ना करना पड़े, इसलिए भी जनरल क्लॉसेस एक्ट जो है इनैक्ट किया गया है. इसके बाद एक्ट इज़ मेंट टू अवॉइड द सुपरफ्लुइटी.
एक्सेसिव डिटेल, देखिए बात वही है कि बार बार एक्सेसिव डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है, एक ही लैंग्वेज में, समझ रहे हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये एक्ट इनैक्ट किया गया था। इससे रिलेटेड एक केस था, दैट इज़ रायरप्पन वर्सेस माधवी अम्मा। इस केस में क्या कहा था कोर्ट ने, क्या ऑब्जर्वेशन दी थी? कोर्ट सेड wherever the law provides that the court will have the power to appoint, suspend or remove a receiver. Wherever the law provides that the court will have the power to appoint, suspend or remove a receiver, the legislature simply enacted that wherever convenient, wherever convenient, the court may appoint receiver, and it was implied within the language that it may also remove or suspend. मान लीजिए इसमें ये एक बात लिखी हुई है कि मान लीजिए किसी लेजिस्लेचर ने सिंपली इनैक्टमेंट के थ्रू एक बात कही है, मान लीजिए कोई एक इनैक्टमेंट किया लेजिस्लेचर ने, और ये बात कही कि वहाँ पर ये बात कही गई कि कोर्ट किसी रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। तो कोर्ट ने ये बात कही, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि यहाँ पर ये इम्प्लाइड होगा कि जो अपॉइंटमेंट की पावर है वो रिमूव और सस्पेंड की पावर को भी इंक्लूड करती है। मतलब कि अगर पावर ऑफ अपॉइंटमेंट लिखी है किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, तो उस इंस्टीट्यूशन को उसको रिमूव या सस्पेंड करने की पावर होगी, अगर कहीं और उस जगह रिमूव या सस्पेंड करने के लिए कोई प्रोसीजर नहीं दिया है तो, ठीक है। ये बात इस केस में कही गई। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखिए इट सेज व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट। इसके अब हम जनरल क्लॉजेज एक्ट के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पसेस देखते हैं। इट सेज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट आर सेवरल, नेमली क्या क्या इसके ऑब्जेक्ट्स हैं? टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट। देखिए वही आ गई कि यहाँ पर एक प्रॉपर डेफिनेशन दी गई, वो सारे सेंट्रल एक्ट्स में अप्लाई हो गई। वरना होगा क्या, हर सेंट्रल एक्ट में एक उस वर्ड की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, मतलब जितने भी सेंट्रल एक्ट्स आते हैं वो वर्ड डालना पड़ेगा और वहाँ उसकी सेम डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं से इस चीज़ को कम करने के लिए ये यहाँ पर इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था कि इस चीज़ को शॉर्ट किया जाए, ठीक है। उसके बाद टू प्रोवाइड एज फार एज पॉसिबल for uniformity of expression in central acts by giving definition of a series of terms in common use। मतलब कि कई सेंट्रल एक्ट्स के जो वर्ड्स हैं, देखिए अब यहाँ पर बात आती है, मान लीजिए 10 सेंट्रल एक्ट्स हैं जो कि एक ही वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट वर्ड का यूज़ करते हैं या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब 10 एक्ट्स हैं जहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का यूज़ किया गया है, ठीक। तो एक तो ऑब्जेक्ट इसका ये है कि उसकी डेफिनेशन को बार बार ना डिफाइन करना पड़े, वो चीज़ शॉर्ट रखी जाए और एक डेफिनेशन एक एक्ट से उठाई जाए, जनरल क्लॉजेज एक्ट से आई मीन, और वहाँ पर उसको अप्लाई कर दिया जाए हर एक्ट में। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इसका एक ऑब्जेक्ट और ये भी है कि ये क्या करता है, देखिए जब एक ही डेफिनेशन उठाकर मान लीजिए 10 सेंट्रल एक्ट्स हैं तो 10 में एक ही डेफिनेशन अप्लाई कर दी, तो 10 सेंट्रल एक्ट्स के बीच में आपस में उस वर्ड को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। वो सारे 10 एक्ट उस वर्ड को लेकर उनमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी, वो सेम लैंग्वेज में उसको कहीं ना कहीं से एक्सप्लेन करेंगे और डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो एक ये भी ऑब्जेक्ट था। आते हैं इसके पर्पस पे कि इस एक्ट का बेसिक पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट इज़ टू place in one single statute different provisions as regards interpretation of words and legal principles which would otherwise have to be specified separately in many different acts and regulation। देखिए क्या पर्पस है बेसिकली कि एक सिंगल स्टैट्यूट में जो भी प्रोविजंस हैं, ठीक है, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, उसको एक जगह पर रख देना, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा कि हर एक्ट में या रेगुलेशन में अलग अलग उनको रखा जाएगा, तो एक जगह पर रखने पर वही यूनिफॉर्मिटी क्रिएट होती है। उसके बाद हम आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस पे। द एक्ट अप्लाइज टू ऑल द सेंट्रल एक्ट्स। ये कहाँ पर अप्लाई होता है? सारे सेंट्रल एक्ट्स पर, सेंट्रल लेजिस्लेचर के थ्रू क्रिएट किए गए सारे एक्ट्स पर ये अप्लाई होता है, ठीक है। सेकंड वन इज इट सीक्स टू इंट्रोड्यूस द सर्टेनिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड इट हैज़ बीन कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ ऑल लॉज। मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि अगर एक डेफिनेशन जनरल क्लॉजेज एक्ट की 10 डिफरेंट सेंट्रल लॉज में अप्लाई होती है, तो ये बड़ा ही सिंपल है समझना कि ये उस वर्ड को लेकर एक सर्टेनिटी क्रिएट करती है, सारे लॉ में कोई डाउट क्रिएट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी एक्ट में मान लीजिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन अलग लिखी हुई है, किसी में अलग लिखी हुई, एक डेफिनेशन को सारे एक्ट्स ने अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद क्या होता है
कि ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस मैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो एक क्लियर सर्टेनिटी आएगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि मान लीजिए सिर्फ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखा हुआ है 10 जगह पर सेंट्रल एक्ट्स में, तो हर एक की इंटरप्रिटेशन एक्ट के हिसाब से अलग की जाने लगेगी। उसके बाद क्या होगा, सब में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगेंगे। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए ये बात कही की जाती है कि एक सर्टेनिटी क्लियर होगी, कंफर्म होगी एप्लीकेशन को लेकर, ठीक है। और इसीलिए इसको लॉ ऑफ ऑल लॉज माना जाता है, क्योंकि हर लॉ में किसी वर्ड को ये डिफाइन करता है, ठीक है। इसलिए लॉ ऑफ ऑल लॉज भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज राइट अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। ये अब हम पढ़ेंगे जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में, ठीक। क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट इज द एक्ट अप्लाइज टू ऑल सेंट्रल लेजिस्लेशंस एंड ऑल्सो टू रूल्स एंड रेगुलेशन मेड अंडर सेंट्रल एक्ट। यानी कि सेंट्रल एक्ट के अंडर जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं या जो भी इनैक्टमेंट्स होते हैं ये उन सब पर अप्लाई होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई सेंट्रल एक्ट बना। अब सेंट्रल एक्ट में किसी एक वर्ड को, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, उसको डिफ़ाइन किया गया है। अगर उस वर्ड को डिफ़ाइन किया गया है किसी सेंट्रल एक्ट में, तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर उस वर्ड के लिए जनरल क्लॉजेज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लीजिए डेफिनेशन जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की लिखी हुई है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लेजिस्लेशन है यानी कि एक इनैक्टमेंट है, रूल्स है, रेगुलेशन है, कुछ भी, वहाँ भी सेंट्रल एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के इनैक्टमेंट में किसी टर्म की डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है, तो वहाँ पर जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंडर दी हुई वो डेफिनेशन अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर सिर्फ वर्ड लिखा हुआ है, डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, तो वहाँ पर वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। वहाँ पर जो जनरल क्लॉजेज एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है वो डेफिनेशन उस एक्ट में भी अप्लाई होगी जहाँ पर वो सिर्फ वर्ड लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इफ़ द सेंट्रल एक्ट इज एक्सटेंड टू एनी टेरिटरी द जनरल क्लॉजेज एक्ट वुड ऑल्सो डीम टू बी एप्लीकेबल इन द टेरिटरी एंड वुड अप्लाई इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट सेंट्रल एक्ट। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मुझे कोई सेंट्रल एक्ट है, कोई लेजिस्लेशन पास किया पार्लियामेंट में, ठीक है। उस लेजिस्लेशन को पास किया, अब वो एक निश्चित एक सर्टेन टेरिटरी पर एप्लीकेबल है। मान लीजिए वो सिर्फ यूपी में एप्लीकेबल है, ठीक। यहाँ पर बात ये कही गई है कि अगर वो एक्ट, मान लीजिए उसका एप्लीकेशन, जो भी इनैक्टमेंट है या जो भी लॉ है जो सिर्फ यूपी पे एप्लीकेबल है, उसे मान लीजिए उत्तराखंड में भी एप्लीकेबल बना दिया है, या मान लीजिए बिहार में भी एप्लीकेबल बना दिया जाए, ठीक है। तब क्या होगा, तो तब इसमें ये बात कही गई है कि मान लीजिए कोई टर्म था उस एक्ट में जिसकी डेफिनेशन जनरल क्लॉजेज एक्ट से ली जा रही है, तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि वो जनरल क्लॉजेज एक्ट का जो इंटरप्रिटेशन था वो फिर उस राज्य या उस क्षेत्र में भी लागू हो जाएगा जहाँ पर ये एक्ट एक्सटेंड हुआ है, एप्लीकेबिलिटी इसकी एक्सटेंड हुई है। मतलब कि जहाँ जहाँ तक एक्ट की एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंड होगी वहाँ वहाँ तक जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंडर दी जाने वाली कंस्ट्रक्शन या फिर एप्लीकेबिलिटी भी एक्सटेंड होगी, ठीक है, अगर वो उस एक्ट पर अप्लाई करता है तो। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट सेज द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑब्जर्व इन द केस ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस वर्सेस केसी थापर। तो केस का नाम क्या है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस वर्सेस केपी थापर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस वर्सेस केसी थापर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था, व्हाट एवर द जनरल क्लॉजेज एक्ट सेज whether as regards to the meaning of words or regards to the legal principle has to be read into every act to which it applies। मतलब बस इसमें यही बात, सेम बात कही गई थी कि जो भी जनरल क्लॉज एक्ट में मीनिंग और प्रिंसिपल है किसी वर्ड को लेकर, मान लीजिए किसी वर्ड को लेकर कोई मीनिंग दिया हुआ है जनरल क्लॉजेज एक्ट में, या उस वर्ड को लेकर कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं उस जनरल क्लॉजेज एक्ट में, तो ये उस पर उसी तरह अप्लाई होगा, उसी सेंस में अप्लाई होगा हर उस एक्ट पर जहाँ पर ये जनरल क्लॉजेज एक्ट अप्लाई होता है। यानी कि जो डेफिनेशन, जो मीनिंग दी हुई है या जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं उस वर्ड को लेकर जनरल क्लॉजेज एक्ट में, वो सेम एज इट इज़ अप्लाई होंगे दूसरे एक्ट में, अगर उस एक्ट में वो जनरल क्लॉजेज एक्ट अप्लाई होता है तो। फोर्थ देखते हैं, द स्कोप एंड इफेक्ट ऑफ ईच सेक्शन डिपेंड्स अपॉन द टेक्स्ट ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन।
अब इसमें कहा गया है कि जो स्कोप और इफेक्ट है ये हर पर्टिकुलर सेक्शन के टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, कि जो भी सेक्शन का टेक्स्ट है उस पर डिपेंड करता है। एग्जांपल देखते हैं इसका, कि जैसे सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट है, ये बेसिकली किससे डील करता है, डेफिनेशनल क्लॉज है ये, ठीक है। और ये जनरल क्लॉज एक्ट खुद पर भी अप्लाई होता है और सारे सेंट्रल एक्ट्स और रेगुलेशन पर भी अप्लाई होता है, जो कि जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के इनैक्टमेंट के बाद बने हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए जो जनरल क्लॉजेज एक्ट इन 1897 में जो था, उसके बाद जो भी एक्ट बने हुए हैं, मतलब कि इस एक्ट के बाद जो भी रूल्स रेगुलेशन इनैक्टमेंट बने हुए हैं जहाँ पर ये अप्लाई होता है, ठीक है। मतलब सेक्शन 3 डेफिनेशन क्लॉज जिस एक्ट पर अप्लाई होता है जो कि जनरल क्लॉजेज एक्ट के बनने के बाद बने, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है कि ये न सिर्फ इस पर अप्लाई होता है, बल्कि मतलब न सिर्फ ये जनरल क्लॉजेज पर भी अप्लाई होता है, बल्कि वो उनके अलावा उन सारों पर अप्लाई होता है, ठीक है। इसके बाद पॉइंट 5 देखते हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईच सेक्शन एज रिगार्ड द स्टैट्यूट्स टू विच इट अप्लाइज। 6 देखते हैं। द लैंग्वेज ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट हैज़ टू बी रिफर्ड टू एसरटेन टू विच क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इनैक्टमेंट इट अप्लाइज। मतलब कि जनरल क्लॉजेज एक्ट के हर सेक्शन की जो लैंग्वेज है, ठीक, वो क्या रेफ़र करती है, वो क्या निश्चित करती है, वो निश्चित करती है कि जिस एक्ट पर वो अप्लाई होता है वो सेक्शन, ठीक है, जनरल क्लॉजेज एक्ट का जिस एक्ट पर वह अप्लाई होता है वो बेसिकली उसका क्लास सेट करता है, या कह सकते हैं कि वो बेसिकली उसका बेसिक मीनिंग सेट करता है, ठीक है। Even if no section of General Clauses Act applies to a particular case, the court apply the general principle of the General Clauses Act। यहाँ पर ये भी बात कहेगी कि हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट का कोई एक वर्ड की एप्लीकेशन या जनरल क्लॉजेज एक्ट किसी दूसरे सेंट्रल एक्ट पर एप्लीकेबल ना हो, लेकिन फिर भी जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है या उसका जनरल प्रिंसिपल है उसको कोर्ट के थ्रू किसी एक्ट पर अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट इसका अगर देखें तो it talks about, it may also be noted that though act does not in terms apply to state laws, it is evident that state general clauses act should conform to the general clauses act of 1897, for otherwise divergent rule of construction or interpretation would apply and as a result great confusion might arise। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ये बात कही गई है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट तो सेंट्रल एक्ट में इनैक्टमेंट्स पर अप्लाई होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर अप्लाई होता है, लेकिन जो एक ये अब स्टेट पर कौन सा एक्ट अप्लाई होता है, तो उसके लिए स्टेट क्लॉजेज एक्ट बनाया जाता है, स्टेट जनरल क्लॉजेज एक्ट बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात कही गई कि ये भी तो हो सकता है कि जो स्टेट के लॉज पर स्टेट जनरल क्लॉजेज एक्ट अप्लाई हो रहा है तो उसके किसी वर्ड की इंटरप्रिटेशन की जा रही है, तो वो ऐसा होना चाहिए, भले ही उस पर अब दो इनैक्टमेंट आ गए ना, यहाँ पर एक सेंट्रल आ गया, एक स्टेट आ गया, एक हो गया क्या जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 और एक हो गया स्टेट जनरल क्लॉजेज एक्ट। दोनों में एक ही चीज़ है, एक सेंट्रल के एक्ट अप्लाई होता है और एक अप्लाई होता है स्टेट पर। अब कुछ एरियाज़ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर दोनों मिलकर काम करती हैं, दोनों पार्टीज़, ठीक है, जहाँ पर स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए वहाँ पर डेफिनेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है जो सेंट्रल लॉज पर अप्लाई होता है या रूल्स रेगुलेशंस पर अप्लाई होता है, अब ये मान लेते हैं कि वहाँ पर वो एक्ट जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है विद द डेफिनेशन विच इज़ गिवन इन द स्टेट जनरल क्लॉजेज एक्ट। मतलब कि जो स्टेट जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर डेफिनेशन और जो सेंट्रल जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन है, ये दोनों डेफिनेशंस मान लीजिए किसी एक ही वर्ड की दी हुई हैं और ये दोनों डेफिनेशंस आपस में क्लैश करती हैं या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं, तो वहाँ पर उसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि वो चीज़ ना हो पाए, ये बात पॉइंट 7 में कही गई है कि जो स्टेट जनरल क्लॉजेज एक्ट मान लीजिए कोई ऐसी डेफिनेशन दे रहा है जो ऑलरेडी सेंट्रल जनरल क्लॉजेज एक्ट में दी हुई है 1897 वाले में, तो जो स्टेट जनरल क्लॉजेज एक्ट बनाया जाएगा या उसमें कोई डेफिनेशन दी जाएगी, इट मस्ट फॉलो द डेफिनेशंस और प्रिंसिपल्स विच इज़ गिवन इन द इस जनरल क्लॉजेज एक्ट एप्लीकेबल इन सेंट्रल लॉज। मतलब कि जो स्टेट जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंडर डेफिनेशंस दी हुई हैं उन्हें फॉलो करना होगा जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है जो सेंट्रल पर अप्लाई होता है, सेंट्रल लॉज पर अप्लाई होता है, ठीक है। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 3, इट टॉक्स अबाउट सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है।
अब इसमें देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको भी उनका अंदाज़ा होगा कि उनका क्या मतलब है, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी है यहाँ पर, ठीक है। ए सेज एवरी एक्ट हैज़ अ ये प्रियम्बल के बारे में देखते हैं। पॉइंट 1 इज ए सेज एवरी एक्ट हैज़ अ प्रियम्बल विच एक्सप्रेसेस द स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पसेस ऑफ द एक्ट। मतलब प्रियम्बल हर एक्ट का होता है, जैसे कि हम जानते हैं किसी भी एक्ट को आप ओपन करेंगे तो उसमें एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन या कई लाइन्स का एक शुरुआत में प्रियम्बल मिलता है, ठीक है। ये क्या एक्सप्रेस करता है? स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट। तो प्रियम्बल से हमें क्या 3 चीज़ें मिलती हैं? स्कोप मिलता है कि उस एक्ट का स्कोप क्या है, पर्पस क्या है उस एक्ट का, और ऑब्जेक्ट क्या है उस एक्ट का। प्रियम्बल इज़ द मेन सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स बिहाइंड। देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशन का अगर एग्जांपल ले लेंगे तो बेस्ट होगा यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसी के बारे में सोचकर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? इट्स मेन सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इट इज़ द मेन सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स बिहाइंड द एक्ट। जो लॉ मेकर्स ने, जिन्होंने ये लेजिस्लेशन, कोई भी सेंट्रल लॉ या स्टेट लॉ बनाया है, उनको उस लॉ को बनाने के पीछे बेसिक इंटेंशन क्या थी उसको समझने के लिए प्रियम्बल जो है बहुत बड़ा रास्ता है, बहुत बड़ा अच्छा तरीका है। सी को देखते हैं। वेन एवर देयर इज एम्बिग्यूटी इन अंडरस्टैंडिंग एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट, प्रियम्बल इज एक्सेप्टेड एज एन एड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्ट। यहाँ पर ये बात कही गई है कि मान लीजिए किसी एक्ट में कोई एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो किसी एक्ट में कोई डेफिनेशन दी हुई है, किसी एक्ट में कोई भी वर्डिंग दी हुई है जिसकी वजह से डाउट एक क्रिएट हो रहा है, एक एम्बिग्यूटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात कही गई है कि जो प्रियम्बल है वो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बहुत अच्छा रास्ता है। मतलब प्रियम्बल को पढ़कर उसमें जो इंटेंशन दी हुई है लेजिस्लेशंस की, लेजिस्लेचर्स की, उस इंटेंशन को ड्रॉ आउट करके उसी को हम अप्लाई करते हैं उस डाउटफुल सेक्शन में, ओके। इसके बाद क्या लिखा है? द प्रियम्बल ऑफ द स्टैट्यूट इज़ अ पार्ट ऑफ द इनैक्टमेंट, ठीक है। प्रियम्बल को क्या, जो भी एक्ट है उसका पार्ट माना जाता है, उससे रिलेटेड एक्ट का। उसके बाद एंड कैन लेजिटिमेटली बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रूइंग। और जो है किसी एक्ट को समझने के लिए प्रियम्बल वैध रूप से प्रयोग किया जा सकता है, मतलब कि प्रियम्बल का यूज़ कर सकते हैं। द प्रियम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ये बात यहाँ पर कहीं देखिए, अगर कोई प्रोविज़न है और उसमें बड़ी क्लियर मीनिंग है, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो रहा, बहुत साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस प्रोविज़न में क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ पर प्रियम्बल उसकी मीनिंग को ओवरराइड नहीं करेगा, उस पर प्रियम्बल डोमिनेट नहीं करेगा। बट इफ़ द वर्डिंग ऑफ द स्टैट्यूट गिव्स राइज टू द डाउट एज टू द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड दिया हुआ है जो कि जिसको समझने में दिक्कत हो रही है, जो डाउट क्रिएट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेज क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पर प्रियम्बल की हेल्प ली जा सकती है ताकि क्लियरली साफ पता चल जाए कि क्या यहाँ पर लेजिस्लेचर्स कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। वेयर द वर्ड्स और फ्रेज हैज़ more than one meaning and a doubt arises as to which of the two meanings is intended in the act, the preamble can and ought to be referred to in order to arrive the proper construction। यह बात यही कही गई कि मान लीजिए कोई प्रोविज़न है और उससे डाउट या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, तो फिर क्या होगा, प्रियम्बल की हेल्प ली जा सकती है और हेल्प ली जानी चाहिए, ठीक है, उसका एक सही मीनिंग निकालने के लिए उस प्रोविज़न का जिससे डाउट और डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, और एक सही आंसर पर आना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो एग्जांपल में देखिए, जैसे आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके ऑब्जेक्टिव को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए आपने उसका कोई प्रोविज़न पढ़ा और उस प्रोविज़न को समझ नहीं पा रहे हैं आप, तो प्रियम्बल अगर आप देखेंगे उसका तो क्या लिखा हुआ है, एन एक्ट टू डिफाइन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की बात कर रहा हूँ, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट, बिल्स एंड एक्सचेंज ऑफ एंड चेक्स। मतलब कि यहाँ पर ये बात कही जा रही है प्रोमिसरी नोट, उसके बारे में क्या कहते हैं, नेगोशिएबल। इसी तरह आप बात करें कंपनीज एक्ट का, क्या प्रियम्बल दिया हुआ है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव्स भी पा रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स है कंपनीज एक्ट का, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। उसी तरह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या एक्ट है, टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी हमने पहला ही देखा, इसमें प्रियम्बल ही देखा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।